हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे टैप करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आज के टाइम में हम इजीली फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना। ग्लोबल मीन्स क्या होता है, जो वर्ल्ड में सारी चीज़ें होती हैं उसको ग्लोबल कहते हैं। तो आज के टाइम में हम इजीली फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे आईफोन यूएसए से है, कोरियन ड्रामास को देखते हैं, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं, स्विस चॉकलेट्स या जापानीज़ कार। इसी प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज की चीज़ है? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की जर्नी बहुत पुरानी है। हज़ारों साल पहले भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे, आइडियाज़ शेयर करते थे और कल्चर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते थे। इसी लॉन्ग जर्नी को ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों, देखते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। पहली हेडिंग और पहला पैराग्राफ। When we talk of globalization, we often refers to an economic system has emerged since last 50 years or so. तो दोस्तों, जब हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं तो यूजुअली हम लास्ट 50 सालों की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्लोबलाइजेशन की बिगिनिंग बहुत पहले हो चुकी थी। पुराने टाइम से ही लोग ट्रेड यानी व्यापार करते थे, नौकरी के लिए माइग्रेट करते थे, कैपिटल मनी को एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट करते थे। डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते गए। आज जो दुनिया इतनी कनेक्टेड लगती है वो एक दिन में नहीं बनी। ये कनेक्शन धीरे धीरे कई सेंचुरीज़ में डेवलप हुआ। पुराने ज़माने में अलग अलग तरह के लोग ट्रैवल करते थे। ट्रैवलर्स जो होते थे वो नए प्लेस देखने के लिए, ट्रेडर्स बिजनेस और ट्रेड के लिए, जो प्रीस्ट होते थे वो रिलीजन स्प्रेड करने के लिए यूज़ करते थे, पिलग्रिम्स जो होते थे वहाँ पे रिलीजियस यात्रा के लिए जाते थे। वो सिर्फ गुड्स ही नहीं ले जाते थे बल्कि साथ में मनी, नॉलेज, न्यू इन्वेंशन, स्किल, वैल्यूज़ और कभी कभी डिसीज़ यानी बीमारियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती थी। अब इसमें ये समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करने जाते थे, कहीं ट्रेडिंग करने जाते थे तो प्रीस्ट के माध्यम से जाते, तो एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज भी मिलती थी, मनी भी मिलता था, न्यू इन्वेंशंस भी होते थे और कई स्किल्स भी हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के सीखते थे और अपने कंट्री में यूज़ करते थे उसे। लगभग 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है, लाइक कावरीज जो होती हैं, सी शेल्स जो मालदीव्स में मिलती थी, उन्हें करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। ये कावरीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुँचाई गई। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था। ऑथर ये भी बताता है कि डिसीज़ भी ट्रेड रूट के थ्रू ट्रैवल करती थी। 7th सेंचुरी से डिसीज़ का स्प्रेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के थ्रू होने लगा और 13th सेंचुरी तक ये कॉमन बात बन गई। एंशिएंट टाइम में भी इंडिया का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड था। ट्रेड के थ्रू ही गुड्स के साथ डिसीज़ भी स्प्रेड होती रही। तो ये इमेज देख सकते हैं। इमेज में एक शिप यानी जहाज़ दिखाया गया है जो गोवा म्यूज़ियम का एक मेमोरी स्टोन पर बना हुआ है। ये इमेज 9th सेंचुरी की है। इससे पता चलता है कि उस समय वेस्टर्न कोस्ट पर सी ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था और शिप रेगुलरली ट्रेड के लिए यूज़ होती थी। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट दुनिया का सबसे फेमस और ओल्डेस्ट ट्रेड रूट था। इनके थ्रू एशिया के अलग अलग रीजन्स, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्टेड थे। इन रूट्स का नाम सिल्क रूट इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना का सिल्क यानी रेशम सबसे फेमस प्रोडक्ट था और बहुत क्वांटिटी में इसी रूट से यूरोप भेजा जाता था। ये रूट सिर्फ एक रोड नहीं थी बल्कि लैंड रूट यानी ज़मीनी रास्ते और सी रूट यानी समुद्री रास्ते का एक बड़ा नेटवर्क था। ये लगभग क्रिश्चियन एरा से पहले शुरू हो गए और 15th सेंचुरी तक एक्टिव रहे। ट्रेड के साथ साथ कल्चर और रिलीजन भी स्प्रेड हुआ। सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज सिल्क रूट के थ्रू एशिया आया और क्रिश्चियनिटी का मैसेज फैलाया। कुछ सेंचुरीज़ बाद मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रूट से ट्रैवल करके इस्लाम का प्रचार करने लगे। लेकिन इन सब से पहले बुद्धिज़्म इंडिया से सिल्क रूट के थ्रू चाइना और सेंट्रल एशिया और दूसरे रीजन में स्प्रेड हुआ। इसलिए सिल्क रूट सिर्फ बिज़नेस के लिए नहीं बल्कि आइडियाज़, रिलीजन और कल्चर के एक्सचेंज के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे। यू कैन सी इन द इमेज। इस इमेज में चाइनीज़ केव पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें सिल्क रूट ट्रेड को दिखाया गया है। ये पेंटिंग बताती है कि उस टाइम लोग क्रेवान्स और एनिमल्स के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। कुछ फूड एग्जाम्पल्स। फूड के एग्जाम्पल से ग्लोबलाइजेशन को समझा जाता है। हम जो फूड खाते हैं उनमें से बहुत से फूड असल में दूसरे कंट्रीज से आए हैं। पुराने ट्रेडर्स जब ट्रैवल करते थे तब वो नए क्रॉप्स और फूड भी दूसरे कंट्रीज़ में ले जाते थे।
इसलिए कई फूड का एग्जैक्ट ओरिजिन आज भी कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पैगेटी और नूडल। बिलीव है कि नूडल्स चाइना में बने, बाद में चाइना से वेस्ट गए और इटली में उनका फॉर्म बदल कर स्पैगेटी बन गया। दूसरी ओपिनियन यह है कि अरब ट्रेडर्स पास्ता को सिसिली यानी इटली ले गए। इंडिया और जापान में भी नूडल्स जैसे फूड पहले से मिलते थे, इसीलिए एग्जैक्ट ओरिजिन बताना डिफ़िकल्ट है। ये एग्जाम्पल बताता है कि डिफरेंट कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहे। आज जो हम कॉमन वेजिटेबल्स और क्रॉप यूज़ करते हैं वो पहले एशिया और यूरोप में नहीं थे, जैसे पोटैटो यानी आलू, टमाटो, चिली, मेज़, ग्राउंडनट, सोया, स्वीट पोटैटो। ये सब अमेरिका से आए। लगभग 500 साल पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा, तब इन क्रॉप्स को यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया। आज ये फूड हमारी डेली लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों, जो हम अमेरिका बोलते हैं उसका मतलब सिर्फ यूएसए नहीं होता है, इसमें शामिल है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड। आज हम जो बहुत सारे कॉमन फूड्स खाते हैं उनका ओरिजिन अमेरिका था। वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन इंडियंस इन क्रॉप को पहले से उगाते और यूज़ करते थे। कभी कभी नए क्रॉप्स किसी देश के लिए लाइफ सेवर बन जाते थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पोटैटो यानी आलू है। जब पोटैटो यूरोप में आया, गरीब लोगों को सस्ता और न्यूट्रिशियस फूड मिल गया, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हुई, लोग ज़्यादा साल तक जीने लगे। लेकिन आयरलैंड में लोग पोटैटो पर बहुत डिपेंडेंट हो गए। 1840 के बीच पोटैटो क्रॉप में डिसीज़ आ गई, जिसकी वजह से फसल ख़राब हो गई। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि लाखों लोगों को खाना नहीं मिला, बहुत लोग भूख से मर गए, बहुत से लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर गए। इस इवेंट को आयरिश पोटैटो फेमाइन कहते हैं, जो कि 1845 से 1849 में हुई। कंक्विस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने एशिया तक सी रूट ढूंढ लिया। अटलांटिक ओशियन क्रॉस करके अमेरिका भी पहुंच गए। इससे पहले इंडियन ओशियन ट्रेड बहुत एक्टिव था। यहाँ से गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, आइडियाज़ अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे। इंडिया इस ट्रेड नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने ट्रेड रूट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और उन्हें यूरोप के फेवर में बदल दिया। अमेरिका में पेरू और मैक्सिको की माइन से बहुत सिल्वर यानी चांदी निकाली जाती थी। ये सिल्वर यूरोप भेजा गया। इस वेल्थ की वजह से यूरोप और रिच हो गया। यूरोप का एशिया के साथ ट्रेड भी बढ़ा। उस टाइम एक फेमस मिथ भी था एल डोराडो का। लोग मानते थे कि साउथ अमेरिका में एक सिटी ऑफ गोल्ड है, इसीलिए बहुत एक्सप्लोरर्स उस सिटी को ढूंढने निकले। 16वीं सेंचुरी तक पोर्टुगल और स्पेन ने अमेरिका के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा यानी कॉलोनाइजेशन कर लिया। लोग सोचते हैं कि यूरोपियन सिर्फ पावरफुल वेपन्स की वजह से जीते, लेकिन सच में उनका सबसे डेंजरस वेपन डिसीज़ था। यूरोप से आए लोग अननोइंगली स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसे जर्म्स भी अमेरिका ले आए। अमेरिका के नेटिव लोग पहले कभी इन डिसीज़ के कांटेक्ट में नहीं आए थे, इसीलिए उनकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी। इसका रिजल्ट ये था कि डिसीज़ बहुत तेज़ी से फैली, लाखों लोग मर गए, पूरी कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई। यूरोपियंस के लिए अमेरिका पर कब्जा करना और ईजी हो गया। सो बच्चों, आप लोग पर्पल बॉक्स में देख सकते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इस बॉक्स में हिस्टोरियन अल्फ्रेड क्रॉसबाई की बात बताई गई है। इसका आइडिया यह है कि डिसीज़ भी एक तरह का वेपन बन गई थी। मैसेच्यूसेट्स के गवर्नर जॉन विंथ्रॉप ने लिखा था कि स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत सारे नेटिव अमेरिकन मर गए। आज हिस्टोरियंस कहते हैं कि यूरोपियन ने हमेशा जानबूझकर डिसीज़ नहीं फैलाई, लेकिन डिसीज़ का इफ़ेक्ट उनके कंक्विस्ट में बहुत बड़ा फैक्टर था। यूरोपियंस के पास गन यानी बंदूक भी थी, लेकिन अगर लोकल लोग उनसे गन छीन भी लेते तब भी यूरोपियंस को हराना आसान नहीं था, क्योंकि यूरोपियंस को स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसे डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी यानी बचाव की शक्ति थी, लेकिन अमेरिका के नेटिव लोगों के पास वो नहीं थी। इसीलिए डिसीज़ यूरोपियन का सबसे पावरफुल वेपन बन गया। 19वीं सेंचुरी से पहले यूरोप में लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ गरीबी यानी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, भूख यानी हंगर कॉमन थी, सिटीज़ बहुत क्राउडेड थी, डिसीज़ बार बार फैलती थी। इसके अलावा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहे। जो लोग चर्च या गवर्नमेंट के बिलीफ से एग्री नहीं करते थे उन्हें रिलीजियस डिसेंटर्स कहा जाता था। इन लोगों को पनिश और टॉर्चर किया जाता था। इसीलिए हज़ारों लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका चले गए ताकि वहाँ बेटर लाइफ मिल सके। डिसेंटर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो सोसाइटी या चर्च की एक्सेप्टेड बिलीफ को नहीं मानता और उनसे अलग ओपिनियन रखता हो।
अब अमेरिका में यूरोपियंस ने बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन यानी खेती के बड़े फार्म्स बनाए। इन प्लांटेशन में कॉटन यानी कपास, शुगर यानी गन्ना उगाया जाता था। लेकिन ये काम यूरोपियंस खुद नहीं करते थे। उन्होंने अफ्रीका से लाखों लोगों को पकड़कर स्लेव्स यानी गुलाम बना दिया। ये स्लेव्स ज़बरदस्ती अमेरिका लाए गए और उनसे बिना सैलरी के काम करवाया गया। जो कॉटन और शुगर प्रोड्यूस होती थी वो यूरोप भेजी जाती थी। 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज़ में से थे। ये दोनों कंट्रीज़ ट्रेड में स्ट्रांग थे, मैन्युफैक्चरिंग में फेमस थे, एशिया के ट्रेड को कंट्रोल करते थे। लेकिन 15th सेंचुरी के बाद चाइना ने फॉरेन ट्रेड कम कर दिया और आइसोलेशन की पॉलिसी अपना ली। इसी टाइम अमेरिका की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। यूरोप ने अमेरिका के रिसोर्सेज और ट्रेड का फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर एशिया से यूरोप शिफ्ट हो गया। अब यूरोप दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेडिंग रीजन बन गया। इस इमेज में आप देख सकते हैं न्यू ऑर्लियंस यानी अमेरिका का स्लेव मार्केट दिखाया गया है। यहाँ अफ्रीकन स्लेव्स को लाइन में खड़ा करके बायर्स के सामने बेचा जा रहा है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे ताकि उनके ज़्यादा प्राइस मिले। ये दिखाता है कि उस टाइम इंसानों को भी एक कमोडिटी यानी बेचने की चीज़ की तरह ट्रीट किया जाता था। द 19th सेंचुरी 1815 to 1914। 1815 से 1914 के बीच दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस आए। ये पीरियड इंडस्ट्रियलिस्ट रेवोल्यूशन और मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट फेज़ था। इस दौरान फैक्ट्रीज़ तेज़ी से बनी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, लोग जॉब्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ माइग्रेट करने लगे। रिच कंट्रीज़ ने दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इसी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हो गई। ऑथर बताता है कि 19th सेंचुरी में दुनिया सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल हर फील्ड में बदल गई थी। ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे और इन्होंने कंट्रीज़ के रिलेशंस और इकोनॉमी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ऑफ ट्रेड, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स यानी माल के एक्सचेंज, जैसे कि वीट, क्लोथ, कॉटन, टी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। फ्लो ऑफ लेबर, लेबर का मतलब वर्कर्स, लोग जॉब्स के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट करते थे यानी जाते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया के लोग फिजी या फिर मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में काम करने जाने लगे। फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, रिच कंट्रीज़ अपना पैसा दूसरे कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़, रेलवे और बिजनेस में इन्वेस्ट करती थी। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने इंडिया में रेलवेज़ और इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की। तीनों फ्लोज अलग नहीं थे, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है तो फैक्ट्रीज़ बनती हैं, फैक्ट्रीज़ बनेंगी तो वर्कर्स की ज़रूरत होगी, वर्कर्स आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। कभी कभी माइग्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती थी लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फिर भी चलते रहते थे। अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। ब्रिटेन को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहले हर कंट्री अपना फूड खुद प्रोड्यूस करती थी, इससे सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ये सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, फूड की डिमांड बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर इतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए फूड महंगे होने लगे। ब्रिटेन में पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज़ दोनों ग्रो कर रहे थे, इस वजह से वीट और ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, फूड प्राइसेस बहुत हाई हो गए। लेकिन ब्रिटेन के रिच लैंडलॉर्ड नहीं चाहते थे कि बाहर से सस्ता ग्रेन आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ बना दिए। हम समझते हैं कॉर्न लॉ क्या है। कॉर्न लॉ ऐसे लॉज थे जो फॉरेन ग्रेन इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते थे यानी रोकते थे। इसका पर्पस था ब्रिटिश फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, फूड और भी ज़्यादा महंगे हो गए। पुअर पीपल्स यानी गरीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। हाई फूड प्राइसेस से फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सिटीज़ के लोग बहुत परेशान हो गए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि वर्कर्स को कम सैलरी देनी पड़े, अगर फूड महंगा होगा तो वर्कर्स ज़्यादा सैलरी मांगेंगे, इसीलिए इंडस्ट्रीज़ ने डिमांड की कॉर्न लॉ को हटा दिया जाए। आखिरकार गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को एबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया। लॉ हटाने के बाद ब्रिटेन ने बाहर से सस्ता ग्रेन इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन में इंपोर्टेड फूड ज़्यादा आने लगा। ब्रिटिश फार्मर कंपटीशन नहीं कर पाए। रिजल्ट इसका ये निकला कि बहुत सी फार्मिंग लैंड खाली छोड़ दी गई, हज़ारों फार्मर्स बेरोज़गार हो गए। अब ये लोग सिटीज़ में जॉब ढूंढने लगे, ये दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करने लगे। ब्रिटेन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कई कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, जैसे ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों पर जंगल काटकर नए फार्म्स बनाए गए, ज़मीन को खेती के लायक बनाया गया, वीट और दूसरे ग्रेन्स उगाए गए। ये फूड ब्रिटेन एक्सपोर्ट किए जाने लगे।
सिर्फ खेती कर लेना ही काफ़ी नहीं था, फूड को ब्रिटेन तक पहुंचाना भी ज़रूरी था। इसीलिए रेलवेज़ बनाई गई ताकि फार्म से अनाज पोर्ट तक जल्दी पहुंच सके। नए हार्बर्स यानी पोर्ट बनाए गए और पुराने पोर्ट्स को बड़ा किया गया। लोग नए एरियाज़ में जाकर बसने लगे और नए विलेजेस और टाउन्स बन गए। ये सब काम करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। पहला कैपिटल यानी मनी, लंदन जैसे फाइनेंशियल सेंटर से पैसा इन्वेस्ट किया गया। दूसरा था लेबर यानी वर्कर्स। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ में वर्कर्स की कमी थी, इसीलिए यूरोप से बहुत सारे लोग वहाँ काम करने के लिए माइग्रेट कर गए। 19th सेंचुरी में लगभग 5 करोड़ यानी 50 मिलियन यूरोपियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुए और पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर बेटर जॉब और बेटर फ्यूचर के लिए माइग्रेट हुए। ये माइग्रेशन मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी यानी ग्लोबल कृषि अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अब किसी कंट्री का फूड सिर्फ उसके लोकल फार्मर्स नहीं उगाते थे, अब फूड प्रोडक्शन और सप्लाई एक इंटरनेशनल सिस्टम बन गए थे। एग्जाम्पल, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में वीट उगता था, रेलवे से पोर्ट तक ले जाया जाता था, शिप से ब्रिटेन भेजा जाता था, ब्रिटेन के लोग उसे खाते थे, यानी एक कंट्री का फूड दूसरी कंट्री से आने लगा। पहले जो ज़मीन होती थी वो जंगल थी, उसे फार्म्स बनाए गए, वहाँ नए एग्रीकल्चर वर्कर्स काम करने लगे। फूड को मार्केट तक पहुँचाने के लिए रेलवेज बनाई गई, शिप्स चलाए गए। इन शिप्स पर काम करने वाले वर्कर अक्सर साउथ यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर कैरेबियन से आते थे। मतलब सिर्फ गुड ही नहीं, वर्कर्स भी दुनिया भर में मूव कर रहे थे। अब हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं। वेस्ट पंजाब यानी जो आज का पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नई कैनाल्स यानी नहरें बनाई, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। इससे पहले ये एरिया सेमी डेजर्ट था। कैनाल के बाद ये एरिया फर्टाइल यानी उपजाऊ बन गया। यहाँ वीट, कॉटन की खेती होने लगी। ये क्रॉप्स ब्रिटेन एक्सपोर्ट की जाती थी। इन नए एरियाज़ को कैनाल कॉलोनीज़ कहा गया। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से फार्मर यहाँ आकर सेटल हुए। सिर्फ फूड ही नहीं, दूसरी कमोडिटीज़ भी वर्ल्ड ट्रेड के पार्ट बन गई, जैसे कॉटन, रबर, कोल, वीट। हर रीजन किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होने लगा, इसी लिए रीजनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल से इंडिया में कॉटन की प्रोडक्शन होने लगी, मलेशिया में रबर और ऑस्ट्रेलिया में वीट। 1914 तक वर्ल्ड ट्रेड 25 से 40 गुना तक बढ़ गया और लगभग 60% ट्रेड एग्रीकल्चर और मिनरल्स का था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को और फास्ट बना दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थे रेलवेज, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। इनके बिना इंटरनेशनल ट्रेड इतना फास्ट नहीं हो सकता था। लेकिन ऑथर एक इम्पॉर्टेंट बात भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अकेली रीज़न नहीं थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। मॉडर्नाइजेशन की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को नए मार्केट्स और रिसोर्सेज चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया, जैसे फास्टर रेलवे, लाइट वेगन्स, बिगर स्टीमशिप। अब फार्म से फूड जल्दी और कम कॉस्ट में मार्केट तक पहुंचने लगा। ट्रांसपोर्टेशन चीप और फास्ट हो गया, इससे इंटरनेशनल ट्रेड और भी बढ़ गया। अब मीट ट्रेड यानी मांस का व्यापार का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को कैसे बढ़ाया। 1870 से पहले अमेरिका से यूरोप तक लाइव एनिमल यानी जिंदा जानवर शिप में भेजे जाते थे। यूरोप पहुंचाने के बाद उन्हें स्लॉटर यानी काटा जाता था। लेकिन इस मेथड में बहुत प्रॉब्लम्स थे। जो जानवर होते थे वो शिप में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते थे। सफ़र के दौरान कई जानवर मर जाते थे, कई बीमार हो जाते थे, कई का वेट कम हो जाता था। इसी वजह से मीट बहुत महंगा हो जाता था। फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, रेफ्रिजरेटेड शिप, ठंडे स्टोरेज वाले शिप्स। अब क्या हुआ, एनिमल्स को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ही स्लॉटर कर दिया जाता था। मीट को फ्रीज़ कर यानी जमा कर रेफ्रिजरेटेड शिप्स में यूरोप भेजा जाता था। इसके फ़ायदे, शिपिंग कॉस्ट कम हो गई, मीट ख़राब नहीं होता था, यूरोप में मीट सस्ता मिलने लगा। ये इसके फ़ायदे हुए। जब मीट सस्ता हुआ तो यूरोप के पुअर लोग भी उसे ख़रीदने लगे। पहले उनका खाना मोस्टली होता था ब्रेड, पोटैटो, अब उनकी डाइट में ऐड हुआ मीट, बटर, एग। बेटर फूड की वजह से हेल्थ इम्प्रूव हुई, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हुए और लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब लोगों की लाइफ बेटर होती है तो सोसाइटी में पीस भी बढ़ती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं स्मिथफील्ड मार्केट है, ये लंदन का है। यहाँ फार्मर अपने कैटल यानी जानवर
को सेल के लिए ले जाते थे। रेलवेज के डेवलप होने के बाद ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से कैटल यहाँ आसानी से लाए जाने लगे। ये मार्केट ब्रिटेन का इंपॉर्टेंट मीट मार्केट बन गया। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव साइड भी देखेंगे। 19th सेंचुरी के एंड तक ट्रेड बहुत बढ़ गया, मार्केट एक्सपैंड हो गया, यूरोप और रिच हो गया, लेकिन हर जगह इसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। कई कॉलोनीज़ जैसे इंडिया और अफ्रीका को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनीज़ पर कंट्रोल करके वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ किया, वहाँ के लोगों से अपने फ़ायदे के लिए काम करवाया, लोकल इंडस्ट्रीज़ को वीक किया। इसी वजह से कॉलोनीज़ में इकोनॉमिक चेंज आए, सोशल लाइफ बदली, इन्वायरमेंट पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। कॉलोनीज़ को वर्ल्ड इकोनॉमी में शामिल तो किया गया, लेकिन उनकी मर्ज़ी से नहीं। अफ्रीका का मैप देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि बहुत से कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ बिल्कुल सीधी यानी स्ट्रेट लाइन है। ये क्यों है? क्योंकि ये बाउंड्रीज़ नेचुरल नहीं थी। यूरोपियन कंट्रीज़ ने रूलर्स से लाइन खींचकर अपनी कॉलोनीज़ डिवाइड कर ली थी। उन्होंने लोकल ट्राइब लैंग्वेज या कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। 1885 में जर्मनी के सिटी बर्लिन में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग को बर्लिन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोप की पावरफुल कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि अफ्रीका को कैसे आपस में बांटा जाए, यानी बिना अफ्रीका के लोगों से पूछे उन्होंने पूरे कंट्री यानी पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में डिवाइड कर लिया। इस प्रोसेस को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन और फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ थी। बेल्जियम और जर्मनी भी नए कॉलोनीज़ पावर बन गए। इसे भी 1890s के बाद कॉलोनीज़ लेने लगा। उसने स्पेन से कुछ कॉलोनीज़ जीत ली। इससे पता चलता है कि उस टाइम पावरफुल कंट्रीज़ एक दूसरे से ज़्यादा कॉलोनीज़ लेने की रेस में थी। यानी ग्लोबलाइजेशन का एक डार्क साइड भी था। यूरोपियन कंट्रीज़ रिच हो रही थी, लेकिन कॉलोनीज़ के लोग एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे। दिखाता है कि 19th सेंचुरी के एंड तक अफ्रीका किस तरह डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में था। जैसे ब्रिटेन के कंट्रोल में इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया थी। फ्रांस के कंट्रोल में अल्जीरिया और फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका थी। बेल्जियम के कंट्रोल में कॉन्गो और जर्मनी के कंट्रोल में जर्मन ईस्ट अफ्रीका, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका और पोर्टुगल के कंट्रोल में एंग्लो और मोजाम्बिको और इटली के कंट्रोल में सोमालिया और लीबिया। मैप से क्लियरली दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट अफ्रीका कंट्री बहुत कम बच गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।